नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है, जहाँ पे एक बाराबंकी के चौराहे पे एक चमकदार कार जा रही होती है और अचानक से रुक जाती है। आगे रेड लाइट थी। वो चमचमाती हुई कार फॉर्च्यूनर थी और आगे रेड सिग्नल था, इस वजह से वो चौराहे पे रुक जाती है। काफ़ी जाम लगा होता है और पीछे बैठे जो व्यक्ति होते हैं वो ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या बात है, और ड्राइवर बताते हैं कि रेड सिग्नल है, इस वजह से जाम लगा है, आगे नहीं जा सकते। वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, रुके रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगले ही पल कार के पास कुछ महिलाएं आ जाती हैं जो कि भिखारन होती हैं। वो कार की खिड़की खटखटाने लगती हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, जो कार में बैठे हुए शख्स होते हैं जिनका नाम आशीष है, आशीष दरवाजे खोलते हैं तो वो पैसे मांगने लगती हैं। कई सारी भिखारन महिलाएं उनसे पैसे मांगने लगती हैं। अब वो एक एक करके उनको पैसा देने लगते हैं। ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं उनको। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद ग्रीन सिग्नल हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। कोई महिला साहब जी करके पुकार रही होती है। तो आशीष अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि गाड़ी रोको, कोई महिला पीछे चिल्ला रही है। दोस्तों, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी को रोड के साइड में रोक देता है और उस महिला का इंतज़ार करते हैं। महिला आ जाती है तो आशीष उससे बोलते हैं कि क्या बात है, आप क्यों हमको चिल्ला रही थी। वो बोलते हैं कि साहब जी, आपने सबको पैसे दिए हैं लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले, कृपा करके आप मुझे भी पैसे दीजिए। और जब वो सामने आती है आशीष के, तो आशीष उसका चेहरा जैसे ही देखते हैं अपनी नज़रों से, तो आशीष के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो चौंक जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था, कहानी में हम आगे सारा कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे ऐसी ही कहानी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए और कहानी को हम आगे बताते हैं। वो जो महिला थी, दरअसल दोस्तों, उसको देख करके इसलिए आशीष चौंक जाता है क्योंकि वो आशीष की तलाकशुदा पत्नी होती है जिसका नाम नीलम होता है। और वो चौंकते हुए उससे बोलते हैं कि तुम तो नीलम हो। वो बोलती है हाँ, लेकिन आपको भी मैं पहचान गई हूँ, आप तो आशीष हैं। वो बोलते हैं हाँ, मैं आशीष ही हूँ और हम दोनों का आज से 4 साल पहले तलाक भी हो गया था, मुझे अच्छे से याद है। देखो नीलम, तुम्हारा मेरा जब तलाक हुआ था तो तुमको 40 लाख रुपए मेरे द्वारा मिले हुए थे। उन पैसों का क्या हुआ और आज तुमको भीख मांगने पर मजबूर किसने किया? इसके पीछे की वजह क्या है, मुझको बताओ थोड़ा। वजह क्या है और किसकी वजह से तुम आज इस हाल में हो जो तुमको रोड पे भीख मांगना पड़ रहा है? तभी दोस्तों नीलम जो होती है वो बोलती है कि साहब सब छोड़िए और आप थोड़े पैसे से मदद कर दीजिए जिससे मेरा कुछ भला हो जाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, गाड़ी में बैठो। और वो दरवाजे खोल देते हैं। वो गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन वहाँ आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सारा जब ये मंजर देखते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है और वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो मौजूद लोग थे वो बोलते हैं कि यार देखो, कोई बड़ा आदमी है ये और ये किसी भिखारन को गाड़ी के अंदर बैठा लिया गया, ज़रूर ये कुछ ना कुछ गलत करेगा उसके साथ। ऐसी ऐसी चर्चा होने लगती है और लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे पहले कि लोग उन तक आते, ड्राइवर गाड़ी तब तक चालू करके और रोड में बढ़ चलता है आगे। और वो देखते ही देखते उन लोगों से बहुत दूर चले जाते हैं। अब गाड़ी चल रही होती है और आशीष जो होते हैं वो ऊपर से नीचे तक नीलम का हुलिया देख रहे होते हैं। बड़ी सादगी भरी नज़रों से उसकी तरफ वो देख रहे थे और उनकी आंखों में एक दया भावना दिख रही थी, जो कि आंखें उनकी भर आई थी उस अपनी पत्नी का ये हाल देख करके, जो कि उनकी तलाकशुदा पत्नी थी। तो दोस्तों, चलते चलते ही आगे चल करके सामने एक होटल दिखाई देता है। वहाँ पर कार रुक जाती है। कार से नीलम को बोलते हैं बाहर उतरने के लिए। नीलम बाहर आती है, आशीष भी उसके साथ बाहर आते हैं और होटल के अंदर उसको लेकर के चले जाते हैं। होटल के अंदर लेके जाने के बाद उसको रूम में भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहा लो अच्छे से और मैं अभी आया। नीलम अपना वहाँ बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और आशीष जो होता है तो नीलम के लिए वहीं पास
एक शॉपिंग मॉल से अच्छे अच्छे कपड़े ले लेता है और वो कपड़े लेकर के नीलम के रूम में वापस जाता है और बोलता है कि जब तुम नहा लेना तो यहाँ पास तुम्हारे मैंने कपड़े ला के रख दिए हैं, इन कपड़ों को पहनना, जो पहन के आई थी उनको मत पहनना, वो गंदे हैं, मैले हैं। नीलम बोलती है ठीक है मैं पहन लूँगी। और उसके बाद वो बाहर जा कर के नीलम को इंतज़ार करने लगते हैं। नीलम अंदर से नहा करके निकलती है और वो देखती है कि उसके सामने नए नए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे होते हैं। नीलम उन कपड़ों को पहनती है और पहनने के बाद जब बाहर निकलती है तो आशीष की जैसे ही नज़र पड़ती है नीलम के ऊपर, नीलम को आशीष देखते रह जाते हैं। वो एक टक नीलम से उनकी निगाहें हट नहीं रही थी और वो देखे ही जा रहे थे। दोस्तों, नीलम जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र बहुत ही कम थी। बहुत ही कम उम्र में नीलम की शादी आशीष से हो गई थी और आज 4 साल के बाद मुलाकात हुई थी। आज नीलम जो थी वो तकरीबन 21 साल की पूरी हो चुकी थी और आशीष उसको देखते हैं। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, जो कि वो शादी के टाइम में जितनी खूबसूरत दिख रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत आज नीलम दिख रही थी। आशीष उसको एक टक देखता रहता है और उसके बाद नीलम आती है पास और बोलती है क्या हुआ। आशीष बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि नीलम तुम ऐसा करो कि तुम्हें मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ तुम्हारे कमरे में, मुझे आज किसी मीटिंग के काम से दिल्ली जाना है जो बहुत ज़रूरी है और टाइम पे मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो मैं तुमको रूम पे छोड़ देता हूँ और मैं जब दिल्ली से मीटिंग से वापस आऊँगा तो मैं उसके बाद तुमसे मिलूँगा और काफ़ी सारी बातें करेंगे। उसके बाद नीलम को अपनी कार में बैठाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि नीलम को उसके रूम पे छोड़ करके आ जाओ और मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। दोस्तों, नीलम को ड्राइवर उसके रूम पे छोड़ के आ जाता है। आशीष जो होते हैं वो दिल्ली निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। अब दोस्तों, उनकी मीटिंग भी हो जाती है दिल्ली में। अब शाम का वक्त था, होटल में ठहरे हुए थे। अब वो होटल में खा पीकर जब रूम पे अपने लेटे होते हैं, अब उनको नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनके आंखों के सामने नीलम का चेहरा आ रहा था और वो उस चेहरे को चाह कर भी भुला नहीं पा रहे थे। बार बार वो चेहरा नीलम का उनकी आंखों के सामने आ रहा होता है। ऐसे ही करते करते करवट बदलते बदलते वो जब घड़ी में देखते हैं तो रात के 1 बज रहे होते हैं। दोस्तों, इतना वक्त होने के बाद भी अभी तक उनको नींद नहीं आई थी। अगर वहीं देखें तो नीलम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नीलम भी करवटें बदल बदल के सो रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और आशीष का चेहरा नीलम की नज़रों के सामने बार बार आ रहा था और वो उस चेहरे को बड़ा याद कर रही थी। ऐसे ही चलता रहता है। आशीष को अब बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब सुबह हो और वो कब वापस बाराबंकी जाए और वो वहाँ जा कर के नीलम से मिले। और आशीष का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो दिल्ली से बाराबंकी के लिए रवाना हो जाता है। बाराबंकी पहुँचता है और वहाँ उसी रूम के पास जो नीलम ने एड्रेस दिया था अपने रूम का, वहीं जा कर के वो देखता है तो नीलम वहाँ रूम में नहीं होती है। एक छोटा सा गंदा सा रूम होता है। आसपास के लोगों से पूछते हैं आशीष कि नीलम यहाँ पे रहती है, तो वो बताते हैं कि हाँ रहती है, लेकिन वो अभी आपको चौराहे में मिलेगी। वही चौराहा जहाँ पर आशीष की गाड़ी के पास नीलम भीख मांगने के लिए आई थी। अब वो चौराहा आशीष को अच्छे से याद था। आशीष तुरंत उसी चौराहे पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं तो नीलम दिखाई दे जाती है। नीलम को देखते ही आशीष जो है उसको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि नीलम इधर आओ। नीलम आ जाती है। जैसे नीलम को भी बेसब्री से आशीष का इंतजार ही था। नीलम आती है और उसके बाद बोलती है कि आप आ गए। वो बोलते हैं हाँ मैं आ गया। और नीलम आंख भरी नज़रों से देखती रहती है और पूछती है कि माँ जी कैसी हैं। नीलम ने आशीष के माँ के बारे में पूछा था कि माँ जी कैसी हैं। आशीष बताता है कि माँ जी वैसे ही है जैसे पहले थी, बिल्कुल ठीक है वो। अब उसके बाद आशीष बोलता है कि तुमको माँ जी याद है। तो नीलम बोलते हैं कि माँ जी कैसे मुझे याद नहीं रह सकती है। जिस माँ ने मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार दिया हो उस माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ, और वो मुझे हर वक्त याद आती है। ऐसा नहीं है कि आज आप मिले हो तभी मैं उनको याद कर रही हूँ।
मैं हमेशा अक्सर उनको याद करती रहती हूँ। तभी आशीष नीलम को बताता है कि नीलम, मेरी माँ भी अक्सर तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है और अक्सर तुम्हारी चर्चा वो करती रहती है और हमेशा मुझसे पूछती है कि नीलम कब आएगी। लेकिन अपनी माँ से मैं क्या कह दूँ, जब हम दोनों का तलाक हो चुका है, सरकारी तौर से हम दोनों अलग हो चुके हैं, तो अब एक साथ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और ये मेरे हाथ में भी नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। इसलिए मैं उनको बोल देता था कि नीलम नहीं आएगी अब कभी भी। अब वो हमेशा के लिए जा चुकी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद नीलम की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आज भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ अगर आप चाहें तो। लेकिन वो बोलते हैं कि देखो नीलम, सरकारी तौर से हम दोनों अलग हो चुके हैं और तुम अपनी मर्जी से ही मुझसे उस टाइम अलग हुई थी, इसलिए ये मुमकिन कैसे है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देता हूँ, तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ, तुम अपना आराम से रहना और हर महीने में तुम्हारे लिए खर्चा भी भिजवा दिया करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा, और तुम्हारे जो है जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें अब नहीं आएंगी और अच्छे से जीवन कट जाएगा। तुम्हारे लिए हर महीना में खर्चा भिजवाता रहूँगा। दोस्तों, नीलम तभी जो है आशीष के पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है। वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अनजाने में किया है, मैंने आपके साथ जो भी किया अनजाने में किया है। आशीष बोलता है कि नीलम, तुम भी उस टाइम अपनी मर्जी से मुझसे तलाक ली थी और मैं थोड़ा सा उस दिन से मुझे आज तक मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है और ये पूछने की जिज्ञासा हो रही है कि तुमने मुझसे तलाक किस लिए लिया था, तो आज मुझे ये कारण तुम ज़रूर बताओ। तभी नीलम बताना चालू कर देती है। नीलम बोलती है कि आशीष, बात ये है कि मेरे जो जीजा हैं, यानी मेरे दीदी के जो हस्बैंड हैं, उनको धीरे धीरे मुझसे जलन होने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत अमीर घर मिल गया था, मुझे तुम मिल गए थे और तुम एक अमीर घराने से थे। इसकी जलन मेरे जीजा को बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इस वजह से वो मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे जीजा के ही कहने पे पूरी तरह से चलते हैं। मेरे घर में वही होता है जो मेरे जीजा चाहते हैं। मेरे पूरे घर वाले मेरे जीजा के ही कहने पे, एक इशारे पे हर काम करते हैं। तो अब मेरे जीजा ने मेरे घर वालों को भड़काना चालू कर दिया कि नीलम का तलाक करवा दो, ये करवा दो, वहाँ वो ठीक नहीं रहेगी, बहुत बड़ा घर है, ऐसे लोग मार के फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बहुत सारा घर वालों के मन में डाउट भर देता है वो। और इस तरह से उसके घर वाले नीलम को फोर्स करने लगते हैं कि तुम उससे तलाक ले लो। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने आपसे उस टाइम तलाक लिया था। हालांकि उस टाइम मेरी उम्र भी बहुत कम थी और उतनी समझ नहीं थी, इस वजह से मैं अपने अच्छे भविष्य के बारे में नहीं सोच पाई कि मेरा भविष्य किस चीज़ में है, और मैंने आपसे तलाक ले लिया था। और आज मुझे समझ में आ चुका है और आज जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे अच्छे से सब समझ में आ रहा है कि उस दिन मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और आपको बिना गलती के मैंने किस तरह से परेशान किया है और किस तरह से आपसे तलाक ले लिया था। सब कुछ बताती है एक एक डिटेल में। उसके बाद आशीष जो है नीलम की ये कहानी सुनते सुनते काफ़ी भावुक होते जा रहे थे। नीलम ये भी बताती है कि उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है उसकी भी शादी हो गई और उसकी शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ गई, यानी मेरी जो भाभी थी, वो भी अक्सर मुझे ताने मारती रहती और घर पे बैठी हो ये सब बातें हमेशा सुनाती रहती। धीरे धीरे करके अगर मैं कुछ उसको उल्टा बोल देती तो वो भैया को भर देती, भैया के मन में जाने क्या क्या सवाल पैदा कर देती मेरे बारे में। और इस तरह से करते करते बहुत ज़्यादा बात बिगड़ने लगी तो मेरे भैया ने एक दिन मुझे बोल दिया कि तुम नीलम अब यहाँ से चली जाओ, हमारा घर बर्बाद मत करो। और इस तरह से मैं वहाँ से चली आई और अब मेरे पास ना तो कोई रहने का ठिकाना था ना कोई घर था। तो मैं यहाँ पर आकर के बैठी हुई थी। तो यहाँ शाम होते होते जो यहाँ पर महिलाएं हैं जो भीख मांगने का काम करती हैं, उन लोगों ने मुझसे आकर के पूछा कि बहन क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो। तो मैंने अपनी पूरी कहानी इन बहनों को बताया। तब इन लोगों ने, जो कि मैं सुबह से कुछ खाई पी भी नहीं थी, तो इन लोगों ने खाना मंगाकर मुझे खिलाया और अपने रूम में रहने के लिए जगह दी। और उसके बाद मुझे बोला कि तुम भी हमारे साथ ऐसा ही करो। तो मैं भी इनके साथ तब से भीख मांगने का काम कर रही हूँ और इसी तरह से मेरा गुजारा चल रहा है। ये सब सुनने के बाद दोस्तों आशीष जो है बेहद दुखी हो जाता है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और इस तरह से पूरी कहानी के बाद आशीष जो होता है
आखिरकार वो नीलम को बोल देता है कि नीलम तुम गाड़ी पे बैठ जाओ, और वो अपनी माँ को फ़ोन करता है आशीष और बोलता है कि माँ नीलम मिल चुकी है और मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। आशीष की माँ इतनी खुश हो जाती है ये बात सुन करके कि वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, और अगले ही पल आशीष नीलम को लेकर घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद दोस्तों, माँ जब अपनी एक बेटी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, जबकि वो नीलम की सास है लेकिन अपनी बेटी की तरह उसको माना करती थी, बहुत प्यार करा करती थी। यह एक मिसाल थी सास और बहू की। दोस्तों, नीलम को सास उनके गले लगा लेती है और बोलती है बेटी इतना दिन से तुम कहाँ थी, कहाँ गायब हो गई थी, और तमाम ऐसी ऐसी बातें होती हैं। दोनों एक साथ बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं। अब घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, बड़ा खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक दिन नीलम के भाई और नीलम के वही जीजा जिन्होंने तलाक करवाया था, उनको एक खबर पता चलती है कि नीलम को फिर से आशीष ने अपने साथ रख लिया है, फिर से वो आशीष के साथ रहने लगी है और फिर से उसी तरह हंसी खुशी उनका जीवन कट रहा है। अब उसके जीजा को बहुत जलन होती है ये बात से। उसके बाद उसके मन में फिर से विचार आता है कि इनको कुछ भी करके एक साथ न रहने दिया जाए और फिर से अलग कर दिया जाए। और एक दिन नीलम के जीजा वही नीलम के घर आ जाता है, जो कि आशीष मौजूद नहीं था, वो ऑफिस के किसी काम से ऑफिस गया हुआ था, और नीलम की सास थी यानी आशीष की माँ और नीलम थी। इस तरह से वो दोनों लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वो नीलम को जीजा वहाँ पहुँच जाता है और सास से बोलता है कि नीलम मुझे मिलना है, बुला दीजिए। तो नीलम की जो सास होती है वो नीलम को आवाज़ देती है नीलम करके, तो नीलम नीचे आती है और देखती है जैसे ही कि उसके जीजा खड़ा होता है। देखते ही नीलम आग बबूला हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ से फटाफट निकल लो, मेरे घर के आसपास तुम दिखना भी मत। और नीलम उसको इतना जोर से डांटती है और गेट आउट करके उसको भगा देती है अपने घर से। तभी नीलम की सास बोलती है कि बेटा मेहमान आए थे, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, जलपान तो कराना ही चाहिए। नीलम बोलती है कि अगर माँ जी इनको जलपान हम कराने लगेंगे ना तो फिर से ये हमारा घर वैसे ही तोड़ देंगे और वैसे ही हमको अलग कर देंगे, हमारी घर की खुशियाँ छीन लेंगे। दोस्तों, ऐसी ऐसी एक कहानी है, सास बहू के प्यार की कहानी और पति पत्नी के प्यार की कहानी है, जो कि ये दर्शाती है आज की डेट में जैसा चल रहा है कि सास को बहू पसंद नहीं करती, बहू को सास पसंद नहीं करती, पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े होते हैं। उन सब के लिए ये कहानी एक मिसाल है, और ये कहानी हमारे बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। और एक कहानी से हम किसी के भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और बल्कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।